नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सीमा पर भारत से तू मैं के बाद अब चीन कोरोना के जरिए एक बार फिर भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने लगा है। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार सी पकड़ ली है। अस्पतालों में बेड नहीं है और हालात बद से बदतर होने लगे हैं। इस बीच ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने चीन में कोरोना से 21 लाख मौतें होने का अनुमान जताया है, जिसके बाद कोरोना को लेकर अब भारत सरकार भी हरकत में आ गई है। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी से भी कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की गई। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही राज्यों ने भी कोरोना को लेकर कमर कस ली है। आज महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इसका असर आने वाले वक्त में हमें नजर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपने सहयोगी समीर दीक्षित से समझते हैं कि आखिर आज की अहम बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं और किस तरह की इस वक्त गहमा गहमी नजर आ रही है। समीर, बताएं कि जाहिर सी बात है कि वक्त से पहले सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी तरह का जो खतरा है वो आए, उससे पहले हम अपने तरफ से पूरी तरह मुस्तैद हों। दुनिया के कई देशों में, विशेषकर चाइना में जिस तरीके से कोविड मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, भारत सरकार उससे चिंतित है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम समीक्षा बैठक करी इसी मसले पर। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की और इसमें अहम स्टेक होल्डर मसलन ICMR, नीति आयोग भी शामिल थे। सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि भारत में स्थिति नियंत्रित है और वो किसी भी परिस्थिति के अनुरूप फैसला लेने के लिए, कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा लोगों से अपील की जाती है कि वो कोविड के लिए जो जरूरी नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। मसलन अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो जाते हैं तो फेस मास्क लगाएं, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एविएशन सेक्टर के लिए कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं जारी की जा रही है, लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि सरकार इस वक्त जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, मसलन जो हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों से आ रही है, उसको लेकर के वो अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। वहां पे जो हवाई मुसाफिर हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह किया जा रहा है और अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फिर कोविड के लिए जो गाइडलाइंस है उसके तहत उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी सरकार ने चिंता जताई है कि कोविड बूस्टर डोज अभी तक महज 26-27% ही एलिजिबल पॉपुलेशन को लग पाई है और अपील ये की गई है कि कोविड बूस्टर डोज जो है वो जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, विशेषकर जो सीनियर सिटीजन है, वो कोविड बूस्टर डोज लगवा लें। तो ये अहम बैठक के बाद में फैसला लिया गया है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ये भी फैसला लिया है कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि जैसी जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से वो वक्त के हिसाब से वो फैसला ले पाए। तो कोविड को लेकर के सरकार ने चिंता जरूर जाहिर की है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के लिए सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना है। देखिए, कोरोना का कोई भी वेरिएंट अगर देश में आ रहा है तो उससे निपटने के लिए जो देश में संसाधन है वो भी तैयार हैं और उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो भारत का जो कह सकते हैं वैक्सीन के साथ जो इम्यूनिटी हासिल हुई है उसके साथ भी भारत बहुत मजबूत नजर आ रहा है। और इस पर अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर के मेडिकल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस के ग्रुप हेड डॉक्टर विष्णु पानीग्रही साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सूद हैं। डॉक्टर नवनीत, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश में। और इकॉनमी में किस तरह का असर नजर आता है इसको समझने की कोशिश हम करेंगे जाने माने इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता साहब से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि भारत में भी ये वेरिएंट देखा गया है और गुजरात में कुछ केसेस सामने आए हैं, 3 से 4 केसेस बताए जा रहे हैं। ज़रा मैं समझना चाहूँगा कि ये जो BF7 कहा जा रहा है, ये क्या ओमिक्रॉन
का ही सब वेरिएंट है या इसके साथ जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, और कितना खतरनाक ये वेरिएंट फिलहाल है? पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पैनिक बटन नहीं दबाना है। जो हो रहा है चाइना में, जो सुनने को मिल रहा है, वो दुख की बात है। हम लोग का एक एडवांटेज है इंडिया का कि हम लोग का हाइब्रिड इम्यूनिटी हो चुका है। बहुत लोगों को कोविड हुआ है, किसी को माइल्ड, किसी को सीवियर, जो रिकवर किए हैं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह हुआ है, बूस्टर डोज काफी लोग ले चुके हैं। सो ये सब मिला के हमारा जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है, हम लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं। और अभी आप जो बोल रहे हैं कि जो 3-4 जो आए हैं, ये वेरिएंट्स है। अभी तक उनका कुछ जो जिनको हुआ है, इतना सीवियर मैनिफेस्टेशंस नहीं हुआ है। एंड ये कारण हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द हम लोग का हाइब्रिड इम्यूनिटी है। आप याद करिए, जस्ट कुछ महीने पहले जब ओमिक्रॉन आया था, जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिला था उन लोग को सीवियर इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन या जरूरत नहीं हुआ, ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं था। आप याद करिए डेल्टा वेरिएंट के टाइम में, उस टाइम वैक्सीनेशन भी लागू नहीं हुआ था ठीक से, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हो रहा था, ऑक्सीजन का आवश्यकता बहुत था, तो क्या था उस टाइम। तो अभी इंडिया इज इन अ वेरी नाइस स्वीट स्पॉट, यू कैन टेल इट। बट एक चीज हमेशा हम बोलना चाहिए कि जो मैसेज हमको देना है डॉक्टर्स इज दैट जिन लोग ने बूस्टर डोज नहीं लिए है, बूस्टर डोज लीजिए प्लीज, वो विनती है। क्राउडेड एरियाज में फिर भी जब जा रहे हैं, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। हम लोग भी अपना हॉस्पिटल्स में अभी थोड़ा सा आज कोविड, हमारा भी एक कोविड टास्क फोर्स है, जो हम लोग डिसाइड किए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर मास्क एनकरेज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और जो आ रहे हैं फ्रॉम विदेश से, हम लोग जो फॉरेन पेशेंट्स आते हैं, ऑन केस टू केस बेसिस उनको टेस्ट करके, सो दैट हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे अपना जो इंडियन पेशेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपको साफ तौर पर ध्यान रखनी है कि पैनिक नहीं होना, और यही वजह है कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ज़रा तस्वीर को साफ करें और देखें कि क्या चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल थियरीज चल रही हैं, और इसको हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ जो है वो बार बार कही जा रही है कि भारत इस मामले में फ़िलहाल मजबूत स्थिति में है। डॉक्टर नवनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब पिछली दफ़ा कोरोना के वेरिएंट्स और ख़ासतौर पर ओमिक्रॉन ने दस्तक दी थी, तब भारत को उसके वैक्सीनेशन ड्राइव ने बचाए रखा और उसका असर नज़र नहीं आया, और एक तरह से लोग भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के प्रति जो जागरूकता है वो सामने आई। फिर भी आपके कंसर्न्स क्या हैं? जो ये अभी तो चाइना से बहुत ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आ पा रही हैं, जो भी कुछ हैं मीडिया रिपोर्ट्स और इनके आधार पर ही ये सारी फिलहाल थियरी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या दिखते हैं आपको? सर, मैं कहूंगा आप जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि चाइना से हमें हमेशा ही इंफॉर्मेशन की कमी मिली है। चाइना में से जो भी अभी रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो बेसिकली उन एरियाज में से मिल रही हैं जहां पे शायद चाइना में पहले बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। तो अभी जो पहले सर बोल रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी मेरे ख्याल चाइना में अभी नहीं हुई हमारे, और इंडिया के बहुत सारे मेरे ख्याल से 80 to 90% पॉपुलेशन का एक्सपोजर हो चुका है। कंसर्न बस एक ही है कि जैसे जैसे वेरिएंट चेंज होगा उसकी विरुलेंस का थोड़ा आइडिया लगेगा धीरे धीरे करके। जहां तक हमें अभी तक पता है, चाइना के जो वेरिएंट हैं वो तो काफी विरुलेंट हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत हैं और शायद डेथ्स भी बहुत हैं। ऑल्दो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं सारी, बट जितना समझ में आ रहा है वहां पे काफी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो रही है। बट मेरे हिसाब से इंडिया में क्योंकि ये भी एक ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट टाइप का ही है जो ये वाला वेरिएंट है, तो मेरा को ये लगता है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ही कंसर्न है कि बहुत जो बूस्टर डोज थी लोगों को बहुत समय हो गया उसको लगे हुए, और वैक्सीनेशन की जो अभी क्योंकि ये नए वैक्सीनेशन हुए हैं तो इनकी इम्यूनिटी कितनी देर रहती है
वो बड़ा डिफिकल्ट है बताना, किसी को भी नहीं पता वर्ल्ड ओवर। तो अभी कितनी इम्यूनिटी रह गई है कितनी नहीं रह गई है वो थोड़ा सा एक डाउटफुल चीज है। हालांकि नेचुरली भी बहुत लोग इन्फेक्ट हुए थे अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर वैक्सीनेशन हैव डन। तो मेरे ख्याल से वो एक कंसर्निंग चीज है। तो हैंड सैनिटाइजेशन, एटलीस्ट 3 ply मास्क जो हमारे रहते हैं वो तो स्पेसिफिकली वल्नरेबल ग्रुप्स जो हमारे पहले दोनों वेव्स में हमें दिखी, जो एल्डरली हैं, बच्चे हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको तो अभी मेरे ख्याल से मास्क तब तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी इन जनरल आजकल का जो सीजन दिल्ली एनसीआर का चल रहा है वो ऐसा है कि उसमें नॉर्मली वायरल डिजीज जो हो रहे हैं वो भी ओमिक्रॉन जैसा ही लगेगा आपको। बिल्कुल। तो मेरे भी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो 90% ओपीडी में वही सिम्टम्स हैं जो ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस। तो उसको डिफिकल्ट है ट्रीट करना। बट हमारी भी आज जैसे फोर्टिस में हुई है वैसे एनएच में भी हमारी एक कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है और यही डिसाइड हुआ है कि थोड़ा हम थ्रेशोल्ड टेस्टिंग का अब बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने टेस्टिंग ऑलमोस्ट बंद ही कर दी थी काफी समय से। और दूसरा मास्क और थोड़ा डीकंजेशन करेंगे हॉस्पिटल का, और क्राउडेड एरियाज में मैं बाकी सबको भी यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा जो एटलीस्ट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो क्राउडेड एरियाज में ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ध्यान रखना होगा क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 3 या 4 केसेस सामने आए हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जब केसेस शुरू होते हैं तो शुरुआत में कम लगते हैं लेकिन उसके बाद वो केसेस कब बढ़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इस लिहाज से हमें अपने ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन जो है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको बिना किसी के कहे सरकार तो अपील कर ही रही है, संस्थाएं अपील कर ही रही हैं, लेकिन हमें भी उनका पालन करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। ज़रा इकॉनमी के लिहाज से थोड़ा समझते हैं मनीष सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज ही भी हमने देखा कि मार्केट में एक हमें इफेक्ट नज़र आया जब सेंटिमेंट इस तरह का नज़र आता है। हालांकि अभी भी भारत के लिहाज से बार बार कहा जा रहा है कि उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, फिर भी किस तरह से देख रहे हैं इकॉनमी के लिहाज से? अगर चाइना के हक में तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर वहाँ भी चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसका इम्पैक्ट भारत पे कैसा होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट दो तरफा है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं दोनों को एक एक करके समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। आपने न्यूज पढ़ी, सबसे पहले आपने यही मैसेज दिया कि निफ्टी कितना डाउन हुआ। ठीक है, देखिए जैसे ही चाइना से रॉ मटेरियल की सप्लाई कम जो कि शुरू हो गई है कम होनी, उससे हमारी मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट आता है। उन इंडस्ट्रीज को इफेक्ट आता है जहां हमारे रॉ मटेरियल चाइना से आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमेबल्स हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, होम प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं। ये इन पर मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट आएगा तो शेयर मार्केट भी डाउन होगा। शेयर मार्केट भी डाउन होगा, हमारा इंपोर्ट तो घटेगा, लेकिन जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम होगी क्योंकि सामान नहीं मिलेगा। उन प्रोडक्ट्स पर महंगाई बढ़ेगी क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो अपने प्राइस बढ़ाएंगे, स्कैर्सिटी बढ़ेगी। ये इंडिया को डिफिकल्टी है। अब इसका अदरवाइज सेकंड इम्पैक्ट देखते क्या होगा कि अब चीन न केवल इंडिया को बल्कि पूरे देश को अपना प्रोडक्शन नहीं भेज पा रहा है। तो जिन जिन एरियाज में, स्पेशली अमेरिकन कंट्रीज में और यूरोप में, जहां चीन का सामान नहीं पहुंच रहा और जिनकी सप्लाई हिंदुस्तान कर सकता है, उन सब की सप्लाई तेजी से हिंदुस्तान करना शुरू करेगा और लॉन्ग टर्म में ये नए एक्सपोर्ट एवेन्यूज इंडिया के लिए क्रिएट हो जाएंगे। यानी यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में हिंदुस्तान एक्सपोर्ट न केवल अभी से बढ़नी शुरू हो जाएगी बल्कि एक जगह बना लेगी, जिसका नतीजा क्या होगा, एक्सपोर्ट राइज हो जाएगी। क्योंकि जिस डिमांड को चाइना को पूरा करना चाहिए था वो चाइना पूरा नहीं करेगा, वो इंडिया पूरा करेगा। तो इस तरीके से जो मोदी जी विजन करते थे मेक इन इंडिया, पूरी हर हिस्से में तो नहीं लेकिन जहां हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जहां हमारा स्किल प्लस रॉ मटेरियल या जहां सिर्फ सर्विसेज है, वहां इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगा और ये एक चेंज आएगा। इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन रिजर्व बेटर हो जाएंगे, डॉलर स्टेबल होगा और इन सबसे भी एक बड़ी बात होगी वो कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, देखिए हमारा पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डेफिसिट कम से कम है, सिर्फ चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है। तो जैसे ही चाइना से हमारा इंपोर्ट कम होगा और हम ग्लोबली एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट घटेगा। ये देश के लिए अच्छी खबर है अगर हम इसको मैनेज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है
को इस चीज पे ध्यान देना होगा, कैसे मटेरियल की अवेलेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और स्टोरेज की वजह से ना रुके, चीजें पहुंचे, मूवमेंट बने। सड़क, अब जैसे सड़क बन रही है तो ये मूवमेंट बेटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक होने के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी समझ में आता है। बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में आपने बहुत ही बेहतर विश्लेषण किया कि आखिर अगर कहीं से डेंट लग रहा है तो सपोर्ट सिस्टम कहाँ से खड़ा होगा और कहाँ से हमें, जो बार बार कहा जाता है कि आपदा में भी कई बार जो अवसर वाली बात होती है वो कहाँ पर हमें एक संभावना नज़र आती है। और डॉक्टर विष्णु, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि फिलहाल बार बार जब कहा जाता है कि इस तरह का वेव आता है तो तैयारी की, कितने तैयार हैं हम? अभी देखिए, सारे भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स सब तैयार हैं अभी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने डेल्टा वेव में जब जब हमारा प्रेशर था, जो कमी था, उसका पूरा कर चुके। तो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों हाथ मिला मिला के काम कर रहे हैं। सो मेरा जो, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियलिस्टिकली देखने से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी। बट उम्मीद है कि जो डर है कि another severe wave is coming, अनलाइकली है। बट एट द सेम टाइम आपका जो क्वेश्चन है, वी आर प्रिपेयर्ड। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में, और स्केल अप करने के लिए कोई डरने की बात नहीं है। जैसे डेल्टा वेव में टाइम ऑक्सीजन का कमी था, अभी ऑक्सीजन का भी रिप्लेसमेंट हो गया है, ऑल्टरनेटिव सप्लाईज भी अवेलेबल है, दवाई अभी अच्छा हो गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अभी जो बिकॉज ऑफ द बूस्टर्स हो गया हमारा, एंड जो बहुत सारे लोग कोविड से ये थे, अफेक्टेड थे, हाइब्रिड इम्यूनिटी के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं अभी। एंड उम्मीद है एंड कि हम लोग का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बट आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली अगेन, रिएटरेटिंग इट, डरने वाले बात नहीं है, पैनिक बटन नहीं दबाना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग एनी इवेंचुअलिटी। जो भी कमी पिछले वेव्स में रह गई थी, उनको कहीं ना कहीं उस पर पूरा R&D करके अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है। डॉक्टर नवनीत, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और वो तमाम जो दर्शक हैं और लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है और उन्होंने या तो ज़रूरत नहीं समझी, और या तो एक तरह से इम्यूनिटी और बाकी चीज़ों के हवाले से जिस तरह की खबरें रहीं, उन सब को ध्यान में रखकर उन्होंने ख़तरे को बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं मापा। उनके लिए क्या संदेश होगा जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगाया? अब ये वेरिएंट आ रहा है, क्या अभी भी समय है लोग बूस्टर डोज लोगों को लगवा लेना चाहिए? और एहतियात के तौर पे तो सारी चीज़ें हम बरत ही रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा अगर मैं पहले वेव्स की बात करूं तो जो इनिशियल वेव्स थी, डेल्टा वेव्स थी या उससे पहले की भी थी, वो इंडिया में कुछ समय दे देता है। जब चाइना में प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोगों को याद हो तो जब फर्स्ट वेव आई थी तो नवंबर दिसंबर ऑफ 2019 से चाइना में शुरू हो गया था प्रॉब्लम, और इंडिया में मेरे ख्याल अप्रैल में हमने लॉकडाउन किया और उस 2-1 महीने के बाद ही प्रॉब्लम मेजर आया था। तो वो हमारे पास जेस्टेशन पीरियड है, क्योंकि वो ट्रैवल करने में और वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, अगर आना भी है तो, इन केस अगर सीवियर होना भी है तो बेटर है कि अभी जिन्होंने नहीं लगाया तो बेटर है कि वो अपना बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लिया तो वो अभी लगवा लें। और दूसरा है कि ऑब्वियसली जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जिनको जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो पेशेंट ज्यादा रिस्क पे हैं, वो उसको स्पेसिफिकली लगवा लेंगे, उनके घर वाले लगवा लेंगे, वो लगवा लें। और अच्छा, एक चीज और डॉक्टर मैं समझना चाहूँगा, चूंकि आप तो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं या एस्थमा के पेशेंट्स हैं, एलर्जिक पेशेंट्स हैं, उनको क्या सलाह होगी? कई लोग मेडिकेशंस पे होंगे। जी हाँ, उनको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती है, उनका थोड़ा पैनिक बटन, मेंटली साइकोलॉजिकली भी वो थोड़े ज्यादा डाउन होते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लंग्स ऑलरेडी वीक हैं। तो मतलब, तो एक एस्पेक्ट है मेडिकल एस्पेक्ट कि वो उनको
क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं, कई लोग ऑक्सीजन पे भी हैं, कई लोगों को पिछले कोविड के भी इफेक्ट्स अभी तक नहीं गए हैं। तो वो ये है कि दोबारा एक सवाल जो मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हमें दोबारा तो नहीं कोविड होगा। तो दोबारा कोविड हो सकता है, इसका सीधा सवाल आंसर यही है कि कोविड दोबारा भी हो सकता है। वंस योर इम्यूनिटी इज गॉन तो कोविड दोबारा भी हो सकता है। बट ये है कि क्योंकि वैक्सीनेशन हो रखी हैं और कोविड भी आपको मोस्ट लाइकली पहले इन्फेक्शन तो हुआ ही होगा, डिजीज नहीं भी हुआ होगा तो एक्सपोजर तो हुआ ही होगा सबको, तो चांसेस हैं कि सिविरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा ना हो। बट इट इज टू अर्ली अभी ये चीज को 100% गारंटी के साथ कहना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना है हमें। बिल्कुल बेसिकली थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि यू नेवर नो कि बिल्कुल हर शरीर के रिएक्ट करने का तरीका अलग है और हमारा शरीर जो है वो किस तरह से इस वेरिएंट पे रिएक्ट करता है, या अगर हमें खुदा न खास्ता किसी तरह के संक्रमण के दायरे में हम आ जाते हैं तो भी हमारा बॉडी किस तरह से उससे लड़ता है या उसकी चपेट में आता है ये हम नहीं जानते। तो तरीका यही है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। एक आखिरी सवाल मनीष जी मैं आपसे लेना चाहूँगा। जब इस तरह की स्थितियां पहले थीं तब भारत बहुत दबाव में था। अभी बहुत से एरियाज़ में कहीं ना कहीं इकॉनमी के मोर्चे पर हमने बहुत अपने आप को मजबूत से मजबूतर स्थिति में पा लिया है। फिर भी सबसे बड़ी चिंता उस सप्लाई चेन को लेकर रहती है, तो उस पर आपका क्या नजरिया है? सर अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस कोविड ने हिंदुस्तानियों को डिफिकल्टी के साथ जीना सिखा दिया। यानी हमने कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी मैन फोर्स है, वो कोविड के साथ काम करने को तैयार है। नतीजा क्या निकला? रियलिटी मार्केट में होम्स के प्राइस बढ़े, लोगों को बड़े घर लेने पड़ रहे हैं और रेंटल्स प्रॉपर्टी के, कमर्शियल प्रॉपर्टी के घटे। दूसरा क्या हुआ? जब लोग तैयार हैं, मानो जो जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, कई सारे एप्स ऐसे हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, यानी बिना ह्यूमन टच के भी हम अपनी सप्लाई चेन को कर पा रहे हैं। ये हम सीख चुके हैं। प्रोबेबली हम इंडिया के, वर्ल्ड के ऐसे 3-4 कंट्रीज हैं जो इस काम में अब एक्सपर्ट है। हम दुनिया को सिखाएंगे कि कोविड अफेक्टेड और इस जैसी प्रॉब्लम के अफेक्ट होने के बावजूद हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान का अगर कोविड में सफर करता भी है तो कोई प्रॉब्लम सप्लाई चेन को लेके आने वाली नहीं है। हम अब ये बात सीख चुके हैं और कैसे हैंडल करेंगे हम जान चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो तैयारी है फिलहाल, और यही वजह है कि हमने इस पूरी चर्चा का जो फोकस रखा वो उस तैयारी पे रखा, और जहां में क्रिटिकल होना था वहां हमारे एक्सपर्ट्स क्रिटिकल भी है कि भाई साहब यहाँ जो है वहां चिंताएं हैं। लेकिन वाकई जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चीन से आ रही हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि चीन के बारे में बार बार यही कहा जाता है कि वहाँ से वही खबरें बाहर आती हैं जो चीन चाहता है कि बाहर आए। लेकिन अगर इस तरह का जो वेरिएंट है जो वहाँ पर तबाही मचा रहा है, अगर इस तथ्य को देखें तो हमें अलर्ट रहना होगा। जी हाँ, हमें मास्क पहनना होगा, हमें सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा। हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की भी दिक्कत आ रही है, हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके साथ ही जो भी हमारे पुराने प्रोटोकॉल्स थे उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनाना होगा। इकॉनमी के मोर्चे पर हम साउंड हैं, ये दुनिया भी मान रही है। कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उसके बारे में बात हुई, और ख़ास तौर पे जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से लोग पीड़ित हैं उनको अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी होगी, उसमें कहीं कोताही मत बरतिए। हमने पिछले बार भी देखा कि एस्थमा और एलर्जिक पेशेंट्स जो थे उनमें जो है वो कोविड का खतरा इसलिए उन पेशेंट्स में कम हुआ जिन्होंने रेगुलर मेडिसिन ली, रेगुलर इनहेलर्स ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर नवनीत और इसके साथ ही मनीष जी, आप सभी का इस खास विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। चीन में कोविड की
सुपर स्पीड जो है उसमें अब कोरोना के नए वेरिएंट का जो खतरा है वो नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोविड टास्क फोर्स फिर से बनाएगी। इसकी बैठक में नॉर्म्स तय किए जाएंगे। महाराष्ट्र स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक फिलहाल राज्य में रोजाना करीब 100 पॉजिटिव केस आ रहे हैं। सरकार सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। सभी सैंपल पुणे और मुंबई की लैब्स में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के खत के बाद कोरोना को लेकर सभी राज्यों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। आपको बताया हमने महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी है, चंडीगढ़ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी वहां के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पहले से भी यही डायरेक्शंस हैं कि भाई आपको टेस्टिंग रखना है, ट्रैक करना है और थोड़ा सा नज़र रखना है कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। चंडीगढ़ में हमारे यहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बड़ा अच्छे से मैनेज हुआ था। इस बार भी हमने आज से टेस्टिंग काफ़ी बढ़ा दी है। जो सेक्टर 16 का हॉस्पिटल है और सेक्टर 32 का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको कोई खांसी, जुकाम, बुखार इस टाइप की जो शिकायत है, या जो इमरजेंसी में केस आ रहे हैं, या जो एडमिशन जिनका वहाँ पे हो रहा है, उनके लिए हम RT-PCR टेस्ट का हमने आज से किया है शुरू। अभी पिछले कुछ दिनों से टेस्टिंग काफ़ी कम चल रही थी, 100 के करीब आसपास का केस हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे। वो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 500-600 पे आज से 500-600 पे डेली पे हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और टेस्ट को बढ़ा देंगे। और कोविड पर बैठक के बाद नीति आयोग के मेंबर VK पॉल ने क्या कहा, सुन लेते हैं। खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादातर लोगों ने लगा लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है। और इधर भारत में कोरोना की स्थिति और एहतियात बरतने को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं जिस रेट से, अगर हम चाइना की बात करें, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन खोला चाइना ने, एकदम से नंबर बहुत स्पर्ट कर गया है। तो अभी अगर हम लोग भी एहतियात नहीं बरतेंगे, जैसे अब मास्क लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं और थोड़े से कैजुअल हो गए हैं, तो उसके चांसेस ये रहेंगे कि केसेस ज़्यादा एकदम से आएंगे। हाँ, अगर हम मास्क लगाना दोबारा शुरू कर दें, थोड़ी प्रिकॉशंस जो है पहले जैसे लेने लग जाएं, तो शायद केसेस उतने नहीं बढ़ेंगे फिर हमारे। बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज़ जैसा हो गया है। इनमें एक देश का नाम मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा, चाइना। तो चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई विल से कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ डिसीजन प्रोबेबली वाज नॉट राइट। फाइन, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव। इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव।
और इधर आरबीआई ने आज अपनी पॉलिसी के मिनट्स जारी कर दिए हैं, जिसमें 6 सदस्यीय समिति ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी अनुमान को पहले से 7% रखा था, जिसे घटाकर 6.8% कर दिया गया। और अनुमान है कि लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल रिलेशंस और ग्लोबल रिसेशंस के साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते ये साल मुश्किल भरा हो सकता है। और क्या थे आरबीआई पॉलिसी के मिनट्स, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो पॉलिसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुई है वहाँ पर एक बार फिर से साफ किया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वहाँ पे रेजिलियंस है और अच्छी तरीके से उसमें ग्रोथ बरकरार है। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो ग्रोथ टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, उसमें ज़रूर 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जो 7% से घटाकर 6.8% कर दिया था। लेकिन अनुमान यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी जो दुनिया भर के चुनिंदा देशों में से सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और साथ ही साथ जो रिस्क की अगर बात करें तो ग्लोबल स्पिलओवर्स के रिस्क ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें तो एक मेंबर हमेशा से स्टैंड आउट होते हैं, वो है प्रोफेसर JR वर्मा, जिन्होंने पहले भी काफ़ी कटाक्ष किए हैं कि क्यों जो पॉलिसी का रुख है वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है, जो कि पहले ही किया जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इस बार की जो पॉलिसी है वहाँ पर एक पॉज होना चाहिए था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पॉलिसी आप अनाउंस करते हैं उसका काफ़ी लैग इफेक्ट होता है, और उस लैग इफेक्ट को आरबीआई को पहले स्टडी करना चाहिए था और उसके बाद ही नया एक्शन लेना चाहिए था। तो ये पॉइंट JR वर्मा ने फिर से हाईलाइट किया है और मिनट्स ऑफ मीटिंग में मेंशन किया है कि इस बार आरबीआई को पॉज करना चाहिए था। अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिमा गोयल ने भी मार्केट वोलेटिलिटी की बात की है और साथ ही साथ ये बोला है कि मार्केट्स ने जो पॉसिबल पाइवट है उसको अब ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे मेंबर्स की तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने ये मेंशन किया है कि फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो एक्शन है वो वारंटेड है। और अगर आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद भी, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होती है तो जो एक्शंस है आरबीआई की तरफ से वो लेते जाते रहेंगे। बढ़ते आगे, घर खरीदारों को राहत देने के लिए सरकार हर राज्यों के रेरा में रिकवरी ऑफिसर की नियुक्ति करेगी। रिकवरी ऑफिसर ये तय करेंगे कि रेरा कोर्ट के ऑर्डर के तहत बिल्डरों से पैसे की रिकवरी हो। फिलहाल रेरा की ओर से होम बायर्स के पक्ष में ऑर्डर आने के बाद भी सालों तक कंज्यूमर्स को भुगतान नहीं हो रहा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। कि होम बायर्स को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही सभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति को आवश्यक बना सकती है। इस पर जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। इस मसले पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बैठक हुई है और इस बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि सभी रेरा में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी। इसके पीछे का मकसद ये है कि रेरा के ऑर्डर आने के बाद भी यानी कि बिल्डर ने अगर कोई गलती की है, पोजीशन में देरी की है, उसको कॉम्पनसेशन देना है या उसके ऊपर कोई बायर का ड्यूज बकाया है, तो बायर के फेवर में ऑर्डर आने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और जो मुआवजे की रकम है वो होम बायर्स को काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने इस मसले पर चर्चा की है और ये सहमति बनी है कि रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि समय पर होम बायर्स का जो ड्यूज़ है बिल्डर के ऊपर या जो मुआवजे की रकम है वो दिया जाए। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि एडवाइजरी काउंसिल इस बात के भी पक्ष में है कि सर्विस क्वालिटी के आधार पर जो रियल एस्टेट डेवलपर है या बिल्डर है उसकी रेटिंग की जाए। उसने जो रियल एस्टेट बॉडीज़ हैं लाइक नारेडको है, क्रेडाई है, उनको लिखा है और ये कहा है कि वो रेटिंग या सर्टिफिकेट दे ऐसे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को जिनकी जैसी सर्विस है उस हिसाब से। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो औपचारिक होगी, वैकल्पिक होगी, ये मैंडेटरी नहीं होगी। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जो
रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं उनके जो मौजूदा कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव किया जाए। मसलन ये कि अलग अलग स्टेट में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने के लिए जो ब्रोकर्स हैं उन्हें अलग अलग तरह के लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए वन नेशन वन लाइसेंस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और इसके लिए जो मौजूदा नियम है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे और फिलहाल इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया होगी उस पर चर्चा चल रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार कई बड़े रिफॉर्म्स कर रही है। इसको लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने LIC के MD राजकुमार से खास बातचीत की। सुनते हैं इस बातचीत के खास अंश। हाल के दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे बदलाव होने वाले हैं और उसको लेकर इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी चर्चा में है। इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक जो सरकार अभी एक अमेंडमेंट लाने वाली है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर और उसमें सबसे सुझाव भी मांगे गए हैं, तो वहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस की भी बात की गई है। तो क्या कंपोजिट लाइसेंस अगर आता है तो LIC उसके फेवर में होगा और LIC से वो LIC कितना प्रभावित होगा? धन्यवाद अनुराग जी। जो आपने बात की वो बहुत सटीक है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी कोई भी जो उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। LIC एक इतनी बड़ी संस्था है और पैन इंडिया हमारा प्रेजेंस है, तो अगर इस तरीके का कंपोजिट लाइसेंस आता है हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस करने के लिए भी, तो इनऑर्गेनिकली हमें ग्रो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये विषय जो है हम अपने बोर्ड के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद जो भी मुनासिब होगा बोर्ड के निर्णय के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि LIC जो है वो उसके लिए तैयार है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 70% जो LIC के एजेंट हैं 13 लाख एजेंट्स में से वो वैसे भी किसी ना किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो क्या ये सिनर्जी आपको कॉन्फिडेंस दे रही है या फिर जो इतना बड़ा नेटवर्क है वो कॉन्फिडेंस देता है? दोनों चीज़ें हैं। पहला तो है कि हमारे जो 13.5 लाख अभिकर्ता है उनमें से बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेचते हैं। दूसरा ये है कि इस मार्केट के और फर्दर ग्रो करने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे ही जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है भारतवर्ष के अंदर, जिसको कि इनकैश करने की या उस यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। तो ना केवल कि जो हमारे 13.5 लाख अभिकर्ता हैं वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं इस फील्ड के अंदर, बल्कि हम अपनी एजेंट्स की संख्या को और भी बढ़ाना चाहेंगे। बल्कि साथ के साथ जो अन्य टाइप हमारे ब्रोकर्स हैं या अन्य चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं उनको भी हम एक्टिवेट फ्यूचर में करना चाहेंगे। अगर ये निर्णय होता है कि हम एक कंपोजिट लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो कॉल जो है समय आने के ऊपर हम जरूर लेंगे। सर, आपने कहा कि LIC पूरी तरह से तैयार है भविष्य में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कंपोजिट इंश्योरेंस के अंदर जो भी चीज़ें आएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस का मौका मिलेगा, तो वो कहीं इम्पैक्ट करेगा LIC? देखिए अनुराग जी कि भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम ये भी मान लें कि 90 करोड़ लोग जो हैं वर्किंग पॉपुलेशन है, वो चाहे जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या डेली वेजर हैं, किसी भी तरीके का, या किसान हैं, और अभी अगर हम कुल मिलाकर सोचें तो मेरा रफ एस्टीमेट है कि लगभग 23-24 करोड़ ही इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस हुए हैं। इस हिसाब से लगभग 66 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको बीमा दिया जा सकता है। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मार्केट शेयर की बजाय मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जो भारत की जनता है उनको लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस मिलना चाहिए। उसके बाद आती है कॉम्पिटेंस। आप प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, ताकि ग्राहक को उसके अनुसार जो भी उसको चाहिए और जल्दी से उसको वो सुविधाएं, वो सर्विसेज हम दे सकें, उस तरीके के प्रोडक्ट दे सकें जो वो चाहते हैं। और LIC इस बारे में बिल्कुल तैयार है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुरियल टीम है जो दिन रात इसके ऊपर देखती है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बहुत एक्सटेंसिव यूज़र हैं, बल्कि हम ये भी एवेलुएट कर रहे हैं कि और भविष्य की क्या टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं जिनको हम उनको यूज़ करें ताकि हमारी सर्विसेज में और भी अच्छे तरीके से सुधार हो सके और ग्राहकों तक हम पहुंच सकें। तो ये अगर नई कंपनीज भी आती हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट और भी बड़ी हो जाएगी। हाँ, जब ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग होंगे तो 100% या 100% मार्केट शेयर तो किसी का रहता नहीं है, लेकिन मैं ग्रोथ को ज़्यादा महत्व दूंगा कि ग्रोथ क्या है और आप उसके अनुसार अपने मार्केट शेयर को, जैसे हम अगर आप देखें तो 20-21 साल हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर को आए हुए और हम आज भी बहुत स्ट्रांगली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इस साल के अंदर भी आप देखें तो लगभग 4.5% से ज़्यादा मार्केट शेयर हमने रीगेन किया है।
तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में अप्रोच करते हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, डिज़ाइन कैसा है, बेनिफिट कैसे हैं, प्राइसिंग कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज कैसी है। और उसके मामले में मेरा ये मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी तरह से तैयार है फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सर, जो चर्चा की हो रही है कंपोजिट लाइसेंस की, तो वहाँ पर एक और जो रिसर्च रिपोर्ट आ रही है और उसका तर्क भी बनता है, क्योंकि सरकार भी कहती है कि हमको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक ही इंश्योरेंस कंपनी रखनी है। तो उसमें जब कंपोजिट लाइसेंस आ जाता है तो क्या LIC के साथ जो बाकी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको शामिल किया जा सकता है? अगर वो होता है तो कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा? देखिए, इसके विषय में मुझे कहना मुश्किल है कि किस तरीके की गवर्नमेंट की सोच रहती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आज की डेट में मैंने ये आपसे कहा कि इनऑर्गेनिकली भी संभावनाएं जो ग्रोथ की हैं LIC उसको एक्सप्लोर करेगी, हमारा बोर्ड उसके ऊपर उचित निर्णय लेगा। कल को क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीके की इस तरीके की संभावनाएं बनती हैं, उस पर आज के दिन में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लें तो LIC इसके लिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेगी। सर, अभी मैं आऊँगा, जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट था वहाँ पर हमने देखा कि जो 2 प्लान थे वो आपने वापस ले लिए और फिर वापस न्यू रिलॉन्च हुए प्लान करीब 35 से 40% ज़्यादा प्रीमियम पे। तो क्या वजह रही कि प्लान वापस लेके रिलॉन्च करने पड़े? क्या री इंश्योरेंस सपोर्ट जो है वो एक LIC के लिए दिक्कत बन रहा है? अनुराग जी, पिछले 2 वर्ष कोविड के थे और कोविड के दौरान बहुत सारे क्लेम्स, डेथ क्लेम भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी, कॉरपोरेशन के भी प्रॉफिट्स के ऊपर स्ट्रेस आया। री इंश्योरेंस का कहना है कि दे हैव सफर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ द डेथ क्लेम्स, इसलिए वो रेट बढ़ाना चाहते थे। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने बात की बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या क्या अभिशाप है या एक वरदान। देखिए खास चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कहते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 4, मगर जनसंख्या वृद्धि अगर इस तरह के आंकड़े को पकड़ ले तो यही धरती पर दबाव का सबब बन जाती है। भारत के साथ हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। लगातार तेजी से बढ़ती आबादी कड़ी चुनौतियां पेश कर रही है और अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें उच्च जन्म दर यानी हाई बर्थ रेट, मृत्यु दर में गिरावट और औसतन उम्र में इजाफा शामिल है। हालांकि यूएन ने यह भी अनुमान जताया है कि भारत में जिन राज्यों में लिटरेसी रेट बेहतर है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ की रफ्तार में कमी भी आई है। शहरीकरण और छोटी फैमिलीज के चलन ने रफ्तार पर लगाम लगाई है। फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कई राज्यों में खास बदलाव नजर नहीं आ रहे। भले हम विकास का दम भर रहे हों, पर सच यही है कि दुनिया भर में भूखमरी का गंभीर संकट पैदा हो रहा है। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है। मात्र 23 साल की इस अवधि में दुनिया की आबादी 2 अरब तक बढ़ चुकी है। आने वाले दशकों में जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसके साथ जनसंख्या बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2030 तक ये आबादी 8.5 अरब, 2050 तक 9 अरब से ज्यादा और 2100 तक 10 अरब से ज्यादा हो जाएगी। आबादी के मामले में भारत अगले साल तक चीन को पीछे छोड़ देगा और भारत की जनसंख्या अभी अगर हम उसकी रफ्तार को देखें तो सालाना 1.04% की दर से बढ़ती जा रही है। अहम सवाल यह है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाएगा? क्या कहते हैं आंकड़े और क्या जलवायु परिवर्तन और बाकी फैक्टर्स इसमें अहम है? लेकिन जरा आंकड़े देखिए, जिस बात की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो देखिए। उत्तर प्रदेश की आबादी
इस वक्त ब्राजील और इक्वाडोर की आबादी के बराबर पहुंच चुकी है। बिहार की आबादी अगर हम देखें तो वो मैक्सिको की आबादी के बराबर हो चुकी है। महाराष्ट्र की आबादी इस वक्त जापान की आबादी के बराबर लगभग नजर आ रही है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल की आबादी इजिप्ट की आबादी के करीब पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की आबादी तुर्की की आबादी के करीब है, तो तमिलनाडु की आबादी जर्मनी की आबादी के करीब पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान को देखें तो राजस्थान की आबादी यूक्रेन और पोलैंड दोनों को मिला दें तो वहां की आबादी के करीब है। इसके अलावा गुजरात को देखें तो ये थाईलैंड की आबादी के करीब है, और कर्नाटक जैसा राज्य यूके यूनाइटेड किंगडम की आबादी के इसकी मैच कर रहा है, और ये बड़ा सवाल है। और इस पर ख़ास चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही ख़ास पैनल इस वक्त मौजूद है, और उनके ज़रिए हम तमाम जो बातें हैं और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट अतुल जोशी साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं ओस्टर कैपिटल के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही प्रवीण कुमार पाठक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। इसके साथ ही अरुण कुमार शर्मा हैं, रिटायर्ड IIT कानपुर से और डेमोग्राफी फैकल्टी में आपने सेवाएं दी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही संजय कुमार सर हैं, और जो कि UNFPA में इंडिया पॉपुलेशन डायनेमिक एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आबादी को जब हम देखते हैं तो तुरंत उसको एक दबाव के तौर पर देखते हैं। कुछ आंकड़े भी हमने पेश किए, और कई राज्य ऐसे हैं जो कई देशों के बराबर उनकी आबादी पहुंच चुकी है। उसके बावजूद आबादी को किस नज़रिए से फ़िलहाल देखा जाना चाहिए? क्या इसमें एक उम्मीद भी है, एक पॉजिटिव स्टोरी भी, सक्सेस स्टोरी भी हम देख रहे हैं, या वाकई हमें बहुत से अहम पहलुओं पर चिंता करने की आवश्यकता है? थैंक यू प्रशांत जी। जैसा आपने बताया कि हमें किस नज़रिए से आबादी को देखना होगा, तो इसके लिए, और आपने अच्छा कंपैरिजन किया किस देश की और हमारे राज्य की आबादी इस समय कितनी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आबादी जिस रफ्तार से अभी बढ़ रही है, तो बढ़ने की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आबादी बढ़ती रहेगी, जिसको कि हम डेमोग्राफी में पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो आज ये कहना कि जनसंख्या बहुत तेजी से, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो शायद ऐसा कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। आबादी बढ़ रही है, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है, और साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जब हमारी जो आपने फर्टिलिटी की बात करी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी थी, तो फर्टिलिटी हमारे कई राज्यों में 24 राज्य हमारे ऐसे हैं जहां पर रिप्लेसमेंट लेवल से कम की फर्टिलिटी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। लेकिन दूसरे कंट्रीज, चाइना का देखिए या किसी और कंट्रीज का, जब भी कोई पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी यानी कि TFR 2 और 2.1 को प्राप्त करता है, उसके बाद कम से कम 3-3.5 दशक लगते हैं उसकी पॉपुलेशन पीक आने में, और फिर वहां से डिक्लाइन होती है। अब बात करते हैं हम अगले साल हमारी आबादी हमारे पड़ोसी देश से ज्यादा हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि पास्ट जैसा रहा है, पास्ट में उनकी फर्टिलिटी लगभग 3 डिकेड्स पहले अचीवमेंट लेवल पर आई थी, और उसके बाद पॉपुलेशन मोमेंटम के साथ 3 दशक तक वो भी बढ़ते रहे। अब वो पीक पकड़ करके नीचे आ रहे हैं। लेकिन यस, हमारी आबादी जो अभी अनुमान के हिसाब से अगले 30-35 सालों में करीब 275 से 300 मिलियन के आसपास इतनी आबादी तो बढ़ना ही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम। अब इसको हम अगर देखते हुए ये सोचें कि हम इसको किस नजरिए से देखते हैं, तो आई थिंक हमें ये नंबर से ज्यादा हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे आने वाले समय में हमारे यंग पॉपुलेशन ज्यादा होने वाले हैं, हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये आशा करनी चाहिए कि हमारे जो आने वाले जो भावी पीढ़ी हैं, उनकी प्लानिंग हम अभी से करें, ताकि वो एक प्रोड्यूसर की तरह रहें और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। सो ये इस तरह से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसको एक और नज़रिए से देखने की हम इस पूरी चर्चा में कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दबाव है नहीं। जी हाँ, दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है। जैसा हमने बताया कि ये बड़ा कम समय में ऐसा हुआ है, और जिस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं वो सबसे बड़ा संकट पैदा करेंगे खाद्यान्न का। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा चिंताएँ पूरी दुनिया की खाद्यान्न संकट को लेकर हैं, बढ़ती हुई आबादी
आबादी में एक ऐसी बात जो है जिसके लेकर बार बार चर्चाएं होती रहती हैं, बड़े बड़े मंच पर बहुत बड़े बड़े विश्लेषण अनुमान जताए जाते हैं। इन चिंताओं को अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो हमारी तैयारी और हमारा इनको देखने का नज़रिया, इसमें किस तरह की अप्रोच आपको नज़र आ रही है? सर, मैं अभी संजय जी की बात को सुन रहा था। मेरी दृष्टि में जनसंख्या की स्थिति बहुत चिंताजनक है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि तुरंत कुछ ऐसा किया जाए कि 2 से अधिक बच्चे पैदा ना हो एक परिवार में। कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि हालांकि 2021 की जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन जो हमें एसआरएस से पता लगता है कितना हमारा बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट इंडिया का अभी भी 1.35% पर ईयर है। इसका मतलब भारत की जनसंख्या 1.4% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, जो बहुत अधिक चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि अक्सर हम लोग टोटल फर्टिलिटी की बात करते हैं कि 2.0 पे आ गया। ये कोई बहुत ही खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे आंकड़े देखें, एसआरएस का आप देखें, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि विवाहित युग्मों में क्या जन्म दर है, तो उसमें उतनी कमी नहीं आई है। और कई राज्यों में विवाहित लोगों में जन्म दर बढ़ा है। यहाँ तक कि भारत में तो लगभग 5 बच्चे, विवाहित जोड़ों में करीब 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य में भी 4 से अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। और करीब 30%, 1/3 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो 3rd या हायर बर्थ ऑर्डर के हैं। हम इन सबको कम कर सकते हैं। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ सिद्धांत के हिसाब से एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट इकोलॉजिस्ट हुआ कैलिफोर्निया का, गैरेट हार्डिन, और मैं अक्सर क्लास में उसकी राइटिंग्स को पढ़ाया करता था। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आप कल्याण और जनसंख्या 2 चीजों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। उसने कहा कि वैसे तो जैसे ऑपरेशन रिसर्च में हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, एक समय में एक ही चीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 2 चीजों को नहीं कर सकते। तो या तो आप जनसंख्या को मैक्सिमाइज कर लो, या लोगों के ऊपर छोड़ दो कि वो कितने भी बच्चे पैदा करें, या आप उनकी आय या उनकी कुल मिला के समृद्धि, उनके जीवन सुख में बने, कल्याण में बने, इसके बारे में बात कर सकते हैं। दोनों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जीवन स्तर बेहतर हो, तो हमें जनसंख्या की ग्रोथ रेट पे नियंत्रण लगाना ही पड़ेगा। अभी बहुत रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हर एक स्टेट में एक ही पैटर्न रिलीजियस डिफरेंसेस का आपको मिलता है। और जो ये अगर कहा जाए कि आने वाले समय में ये जो डेमोग्राफिक मोमेंटम है ये चला जाएगा, लेकिन ये भी तो सही है ना कि अगर आज हम नियंत्रण लगा देंगे, 2 से अधिक बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को डिस्करेज करें, तो हम लोग इस स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेशनरी पॉपुलेशन को जल्दी उपलब्ध कर सकते हैं। तो उसी बात की आवश्यकता है।